गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज है मंडे एंड मंडे ट्यूसडे को आपको मिलता है उत्तराखंड जीके पीवाईक्यू का डोज। ठीक है, तो आज उत्तराखंड जीके पीवाईक्यू डोज है पार्ट 5। ठीक है, तो 4 भाग में पहले ही दे चुका हूँ इसका, आज पार्ट 5 है। तो चलिए फटाफट देखेंगे क्वेश्चनों को और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है? तो बताइए कौन सा वृक्ष है भैया उत्तराखंड का जो कि चारा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बांज। ठीक है, बांज का जो वृक्ष होता है ये उत्तराखंड का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वृक्ष है। और बांज का जो वृक्ष है इसको कहा जाता है क्या, ओक। ठीक है, ओक ट्री, ओक का वृक्ष भी कहा जाता है इसको, ओक ट्री कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे यह एक शीतोष्ण जलवायु वाला वृक्ष है। शीतोष्ण क्लाइमेट में ये आपका पैदा होता है भाई, बांज का पेड़। ठीक है, अब बांज जो है भैया, बांज को उत्तराखंड में गोल्ड भी कहा जाता है, सोना। ठीक है, उत्तराखंड में सोना कहा जाता है इस वृक्ष को, गोल्ड, गोल्डन ट्री कह सकते हैं इसको। क्यों कहा जाता है देखिए, क्योंकि भैया उत्तराखंड में जो बांज के पत्ते हैं, जो इसके हरे पत्ते होते हैं, तो हरे पत्ते इसके चारे के रूप में प्रयोग होते हैं। जो भी हमारे मवेशी होते हैं उनके लिए चारा प्रदान करता है ये। उसके अलावा जो इसके सूखे पत्ते होते हैं, तो सूखे पत्ते से बनते हैं वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट जो खाद होती है, जैविक खाद, कंपोस्ट। ठीक है, सड़ा के। और इसकी जो सूखी लकड़ियां होती है बांज के वृक्ष की, ये भैया आपके जलावन के काम आते हैं, बढ़िया ईंधन होता है, बहुत अच्छे कोयले बनते हैं इससे। और सबसे अच्छी बात, बांज का जो पौधा है ये सबसे ज्यादा जल संचय करता है। ठीक है, यानी कि जिस भी एरिया में बांज का जंगल होगा वहां पर पक्का आपको स्प्रिंग देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं पे स्प्रिंग होगा ऊपर नीचे। ठीक है, स्प्रिंग यानी कि पानी का फव्वारा या झरना, जो कि हम धारा बोलते हैं जिसको अमूमन भाषा में अपनी। तो भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पानी का बहुत ज्यादा संचय करता है, जल जो भूमिगत जल है ना, तो भूमिगत जल को बढ़ाने में सहायता करता है। और इसके अलावा देखिए उत्तराखंड में बांज की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उत्तराखंड में देखिए बांज की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसकी 5 किस्में मिलती हैं, 5 टाइप्स। कौन कौन सा होता है इसमें, सफेद बांज होता है एक, एक सफेद बांज के अलावा हरा बांज होता है। ठीक है, ग्रीन, मोरू भी बोलते हैं इसको। एक होता है भूरा बांज, इसको खरस बोलते हैं। ठीक है, एक होता है फल्याट, फल्याट, फल्याट। ठीक है, और एक होता है रियाज। तो ये आपकी बांज की 5 प्रजातियां हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मोस्टली जो है मैं बात कर रहा था जो आपका काम आता है वो हरा और सफेद बांज जो है ज्यादा काम आता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमालय में मोनाल पक्षी जिन ऊंचाइयों के भीतर पाया जाता है वह है, कौन सी ऊंचाई पर जो राज्य पक्षी मोनाल है वो पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, राज्य पक्षी जो है भाई मोनाल, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सबसे पहले तो ये पूछ लेता है एग्जाम में कई बार, लोफोफोरस, लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है, बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम बोलेंगे। और यह पक्षी पूरे हिमालय क्षेत्र में मिलता है, 6,000 से लेकर आपका 12,000 फीट की ऊंचाई में। मीटर नहीं है, फीट है, ध्यान रखेंगे। तो 6,000 से लेकर आपका 12,000 फीट के हिसाब से जो इसमें राइट आंसर होना चाहिए वो आपका हो जाएगा लगभग लगभग, हम 6 से 12 की परास लेंगे तो सी आंसर इसमें सही होना चाहिए। ठीक है, सी आंसर। ठीक है, और एक्यूरेट डेटा है आपका 6,000 से 12,000 फीट, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये मीटर में नहीं थी ऊंचाई, फीट में थी। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, आपका 3 फीट में 90 सेंटीमीटर होते हैं, और लगभग लगभग 3.25 फीट से ज्यादा होता है 1 मीटर में। क्लियर? तो डिवाइडेड बाय उतना करोगे तो मीटर आ जाएगा इसमें। तो लगभग वही 4-4.5 हजार मीटर की ऊंचाई पे मोनाल पक्षी मिलने शुरू हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में उत्तराखंड में जो पार्क स्थित है, जिम कार्बेट पार्क है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए बाकी देख लीजिए। रणथंबोर जो पार्क है ये आपका कहाँ है, राजस्थान में है, रणथंबोर नेशनल पार्क। एंड कान्हा नेशनल पार्क जो है आपका ये मध्य प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क है आपका उत्तर प्रदेश में। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कांचुला खरक क्या है? देखिए कीचुला हो गया, ये गलत हो गया थोड़ा, इसको सही कर लेंगे। इसका सही जो शब्द है वो है कांचुला खर्क। ठीक है, उत्तराखंड में कांचुला, कांचुला खर्क
या खरक भी बोलते हैं, ठीक है। तो काचुला खर्क क्या है, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है भैया, ये महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। और देखिए कस्तूरी मृग जो होता है इसका साइंटिफिक नेम है मास्कस काइसोगास्टर, ठीक है, मास्कस काइसोगास्टर। ओके। तो जो भैया ये हमारा इसको भाई इसका अन्य एक और नाम है हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है इसको, हिमालयन मस्क डियर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हिरन की एक प्रजाति है ये। और उत्तरांचल के ये चमोली में, उत्तराखंड के चमोली में हो गया, उत्तरकाशी में हो गया, पिथौरागढ़ जनपद आदि में पाया जाता है। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए एक अधिनियम आया था 1972 वाला वन्य जीव अधिनियम, ठीक है। तो उसके अंतर्गत दोस्तों आपका 1982 में 1982 में चमोली के ही कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 1982 में ये स्थापित हुआ था, महत्वपूर्ण है। अब इसमें जो नर होता है, नर, ठीक है, नर जो होता है, नर में ही कस्तूरी पाई जाती है। कस्तूरी एक हार्मोनल पदार्थ होता है, ठीक है, जो कि नर के नाभि में होता है, ठीक है, 30 से 35 ग्राम एक बार में ही प्राप्त होता है। और ये बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि बहुत महंगी और दुर्लभ चीज है, बहुत सी मेडिसिन में इसका प्रयोग किया जाता है कस्तूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का सकल वन क्षेत्र लगभग कितना है। देखिए सकल वन क्षेत्र का मतलब ये होता है जितने वास्तविक वन है, वास्तविक वन प्लस ऐसी भूमि जिन पे वन तो नहीं है लेकिन सरकार ने फिर भी उसको वन भूमि में शामिल किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे उत्तराखंड की रिसेंट रिपोर्ट की मैं बात करूं तो उत्तराखंड की रिपोर्ट में 24,303.83 वर्ग किलोमीटर में हमारे क्या है वन पाए गए हैं, ठीक है, जिसमें आपके सभी वन है, अत्यधिक सघन वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, इन सबको मिला के जो वनों का क्षेत्रफल है वो है 24,303.83 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी भूमि है उत्तराखंड की जिसपे वन तो नहीं है लेकिन सरकार ने फिर भी उनको वन भूमि घोषित किया हुआ है। तो ऐसी भूमि का प्रतिशत है टोटल क्षेत्रफल में 71%, यानी कि उत्तराखंड का जो टोटल एरिया है 53,483 वर्ग किलोमीटर, इसका 71% यानी कि लगभग लगभग ये आ जाता है आपका कितना, लगभग ये आ जाता है आपका 53,000, अगर 483 का 71% निकालते हैं आप तो ये आ जाता है आपका 37,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो 37,000 वर्ग किमी लगभग लगभग ये होता है, इतने में आपका क्या है सकल वन क्षेत्र है। क्लियर। तो ये आपका ऑप्शन जो दिए गए इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा, ठीक है। तो लगभग लगभग 37 से 38,000 के आसपास ये आता है जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो ये सभी ऑप्शन इसमें गलत है। बाकी भैया उत्तराखंड में जो एक्चुअल वन है, जो वास्तविक वन है, जिनमें आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट और स्क्रब आती है, इसका परसेंटेज है कुल क्षेत्रफल यानी कि 53,483 का कितना वन क्षेत्र अभी वर्तमान में कितना है आप उत्तराखंड में, तो ये 45.44%, 45.44%, ठीक है, इतने वन है वास्तविक रूप में। लेकिन अगर देखिए पूरी वन भूमि की बात करते हैं तो लगभग 37 से 38,000 वर्ग किलोमीटर वन भूमि उत्तराखंड में डेटा के अनुसार है, ठीक है। चलिए अगला देखिए लीसा किससे प्राप्त होता है। लीसे को रोजिन भी कहा जाता है, देखिए। तो लीसा जो प्राप्त होता है ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, ठीक है, पाइन ट्री से। अब लीसा जो है बहुत चीजों में काम आता है। लीसे से आपका क्या क्या बनता है, लीसे से आपका वार्निश बनता है, वार्निश आपने देखा होगा, वार्निश लगाया जाता है ना पेंट से पहले, वार्निश हो गया। उसके अलावा आपका बूट पॉलिश, ठीक है, बूट पॉलिश वगैरह में भी इसका प्रयोग होता है। क्लियर। इसके अलावा लीसे का पहले पूर्व प्रयोग होता था कोलतार बनाने में, कोलतार जो बनता था, डामर जिसको कहा जाता है, ठीक है, इसमें भी लीसे का ही प्रयोग होता था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये पाइन ट्री से मिलता है, ध्यान रखेंगे, चीड़ से। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या कितनी है। तो ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में प्रजातियां जो पाई जाती हैं वो कितनी है, लगभग लगभग 24 प्रजातियां, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, 24 प्रजातियां हैं। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों ये राज्य पुष्प है, ब्रह्मकमल क्या है हमारा राज्य पुष्प है। और इसका जो हमारा बॉटेनिकल नेम है वो क्या है आपका सोसूरिया, सोसूरिया, ठीक है, अबुवेलेटा। तो ये इसका बॉटेनिकल नेम है, ध्यान रखेंगे। और ये किस कुल का यानी कि किस प्रजाति का पुष्प है तो ये भी पूछता है। तो एस टेरेसी प्रजाति का, एस टेरेसी प्रजाति का फूल है, ये एक हिसाब से फूल है। ब्रह्मकमल जो है भैया ये आपका भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, भगवान शिव को चढ़ाया जाता है मुख्यतः उत्तराखंड में, ठीक है, धार्मिक महत्वता के आधार पर बता रहा हूं मैं आपको।
और उत्तराखंड में 24 प्रजातियां मिलती है, जबकि संपूर्ण विश्व में पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ब्रह्म कमल की लगभग लगभग 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, 210 प्रजातियां। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो मोनाल जो है राज्य पक्षी है, आप सभी को पता है। इसका प्रमुख आहार होता है आलू। आलू की खेती को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं मोनाल पक्षी। आलू जो होता है, पहाड़ी आलू उच्च क्षेत्रों में ही होता है, पहाड़ों में, उच्च क्षेत्रों में, हाइट हाइट वाले जो हिल एरिया है, तो वहां पर मोनाल पक्षी आता है तो आलू की खेती को नुकसान पहुंचा देता है काफी। और आलू इसका फेवरेट फूड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एंड मोनाल पक्षी से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की मैं बात करूं तो मोनाल का जो हमारा वैज्ञानिक नाम है वो है लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, लोफोफोरस इम्पीजेनस। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो अभी उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल हुए उसमें मोनाल पक्षी का ही प्रतिरूप था हमारा शुभंकर खेलों का, मौली। शुभंकर जो था ये मोनाल पक्षी पर ही आधारित था। ठीक है, मौली नाम रखा गया था इसका, ध्यान रखेंगे। मोनाल जो है ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है, नेपाल देश का। क्लियर। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, आलू के अलावा देखिए जो हमारे कंदमूल होते हैं जंगलों में, उसके अलावा कुछ कीड़े मकोड़े और फलों के बीज वगैरह इसका प्रमुख आहार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। चिपको आंदोलन में 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्वेश्चन तो देखिए बहुत बार एग्जाम में बनता है भाई। रेणी गांव में महिलाओं का नेतृत्व करने वाली जो महिला थी, इनका नाम था गौरा देवी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गौरा देवी। और गौरा देवी की बात मैं आपको बताऊं तो गौरा देवी जो थी, इन्होंने 26 मार्च, ठीक है, 26 मार्च को क्या हुआ था, 26 मार्च 1974 को, तो रेंगड़ी गांव है चमोली में एक, तो रेंगड़ी गांव चमोली में क्या हुआ, ठेकेदार के आदमी आए जंगलों को काटने के लिए। तो ये उस समय महिला मंगल दल की अध्यक्षा भी थी। गौरा देवी जो थी, रेंगड़ी गांव में जो महिला मंगल दल था उसकी अध्यक्षा थी ये। तो गांव की सभी महिलाओं को, बच्चों को इन्होंने वहां पे एकत्रित किया और बोला ठेकेदार के लोग आ गए हैं हमारे जंगल को काटने, हमें अपने जंगलों को बचाना होगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, जितने भी पेड़ थे जंगल के उनसे लिपट गई है और बोला कि पहले हमें काटो फिर पेड़ काट पाओगे। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, ठेकेदार के आदमी वापस लौट गए। और ये जो चिपको मूवमेंट था ये यहीं से मतलब जन्म हुआ। और उसके बाद तो जो हमारे सुंदरलाल भगोड़ा थे और बहुत से बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हुए और ये विश्वव्यापी आंदोलन बन गया है। ठीक है, साउथ इंडिया में इस आंदोलन को अप्पिक्को आंदोलन के नाम से जाना जाता है, अप्पिक्को आंदोलन। ठीक है, गौरा देवी को भैया इसके लिए मिला था 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार। ठीक है, वृक्ष मित्र पुरस्कार पूछा जाता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के वृक्ष मानव कौन कहलाते हैं? देखिए उत्तराखंड में वृक्ष मानव यानी कि आपका ट्री मैन किसको कहा जाता है? तो ट्री मैन के नाम से पॉपुलर जो व्यक्ति रहे उनका नाम था विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। ठीक है, वृक्ष मानव भी कहा जाता है इनको, वृक्ष मानव। ठीक है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। सकलानी जी जो थे वृक्षारोपण में 1949 से इन्होंने वृक्षारोपण शुरू किया, जब तक ये पंचतत्व में विलीन नहीं हो गए तब तक इन्होंने पूरी यहाँ पर जितना भी वृक्षारोपण हो सकता था वो किया। ठीक है, और ध्यान रखेंगे दोस्तों, विश्वेश्वर दत्त सकलानी ने आपका कौन से प्रमुख एरिया था जहां से ये रिलेटेड थे? ठीक है, तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जो थे आपके मेनली ये थे टिहरी, टिहरी गढ़वाल से, टिहरी गढ़वाल। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1922 में और इनका निधन हुआ था 2019 में। ठीक है, 2019 में इनका निधन हुआ। टिहरी की मेनली जो सकलाना पट्टी है, सकलाना पट्टी से रिलेट करते थे। ठीक है, सकलाना पट्टी याद रखना आपने, महत्वपूर्ण है। चलिए, पूरी सकलाना घाटी को इन्होंने हरा भरा बनाया था। खैर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है? तो खैर का जो वृक्ष होता है ये कौन से वन में पाया जाता है? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए खैर का जो वृक्ष होता है ना, खैर का वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। और खैर में जो है भाई एक प्रकार का इससे गोंद टाइप का निकलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और खैर से बनता है आपका कत्था। खैर जो वृक्ष होता है, पान में जो डाला जाता है ना, पान में लाल कलर देता है कत्था, तो ये कत्था प्राप्त इसी वृक्ष से होता है, खैर के वृक्ष से। और ये पाया जाता है आपका, राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, उपोष्ण कटिबंधीय वनों में। उपोष्ण कटिबंधीय वनों का ये वृक्ष है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। खासकर ये जो हमारा मैदानी भाग है, तराई और भाबर वाला, उस रीजन में देखने को मिलता है, मैदानी भाग में ये वृक्ष है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और भारत में भी मिलता है, केवल उत्तराखंड में नहीं मिलता, समस्त भारत में इसको प्राप्त किया जाता है। उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार की समूह की स्थिति, निम्न वन्य जीव विहार की समूह स्थिति बताने आपने पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि दिए गए क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर इन जो हमारे वन्य जीव विहार है उनकी सही स्थिति बताना है आपने, ठीक है। तो चलिए भैया आप उत्तराखंड को बना लो यहाँ पे थोड़ा पहले। ये हमारा प्यारा उत्तराखंड हो गया, जैसा भी बनता है। ये उत्तराखंड का पूर्वी भाग है ईस्ट, ये उत्तराखंड का पश्चिमी भाग है वेस्ट, जहाँ देहरादून है। ये उत्तराखंड का नॉर्थ, ये उत्तराखंड का साउथ। तो भाई ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, तो देखिए ये क्या पूछ रहा है, पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है ना। तो पश्चिम से पूर्व में सबसे पहले आपका आ जाएगा रुद्रप्रयाग के आसपास जो है हमारा केदारनाथ वन्य जीव विहार, ठीक है। केदारनाथ के बाद आपका कौन आएगा, चमोली वाला हमारा नंदा देवी वह आ जाएगा। नंदा देवी के बाद अल्मोड़ा का विंसर आ जाएगा, और इसके बाद पिथौरागढ़ जनपद का आपका अस्कोट वन्य जीव विहार आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट। ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम, और पूर्व से पश्चिम की ओर बोलेंगे तो फिर अस्कोट, बिनसर, नंदा देवी, केदारनाथ। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व भी है। तो वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जो एक टाइगर रिजर्व है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कई विकल्पों में देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये आपका टाइगर रिजर्व है। उसके अलावा राजाजी भी जो है आपका टाइगर रिजर्व है, लेकिन ध्यान रखेंगे सबसे पहला जो था वो आपका कार्बेट था। तो कार्बेट इसमें अति संभावित उत्तर होगा, ठीक है। कई बार ऐसा ही होता है, मैं आपको एग्जाम में भी बोलता हूँ, दो तीन ऑप्शन जो है सिमिलर आ जाते हैं, लेकिन उसमें आपका जो सबसे बोल सकते हैं कि जो एक्यूरेट आपका ऑप्शन होता है उसको आपने चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इन पार्कों में अगर देखते हैं तो कार्बेट राष्ट्रीय पार्क में भी टाइगर रिजर्व है, और राजाजी में भी 2015 में टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी आंसर होगा कार्बेट, क्योंकि कार्बेट जो है पुराना है। कार्बेट की स्थापना हुई थी 1936 में, हेली नेशनल पार्क इसका पहले नाम था, फिर इसका नाम रामगंगा पार्क हुआ। 1957 में इसका नाम रखा गया जिम कार्बेट, जो व्यक्ति थे उनके नाम पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान आपका कहाँ पे स्थित है, देहरादून जनपद में, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। चलिए आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। ये आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार फैला हुआ है आपका रुद्रप्रयाग और चमोली में। ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, और ये जो अभ्यारण्य है स्पेशली किसका कंजर्वेशन करता है, कस्तूरी मृग का। कस्तूरी मृग के लिए ही स्थापित हुआ था 1972 में, इसके संरक्षण के लिए। कस्तूरी मृग का प्रमुख शरण स्थल भी कहा जाता है, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए वन अनुसंधान संस्थान जो है ये स्थापित हुआ था 1906 में, ऑप्शन डी। कहाँ पे स्थापना हुई थी, देहरादून में, ठीक है। और देहरादून में जब इसकी स्थापना हुई भाई, तब इसका नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम था इसका, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये इसका पहले नाम था, ठीक है। उसके बाद इसका नाम चेंज किया गया और इसको नाम दिया गया वन अनुसंधान संस्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। देखिए अभी वन और पार्क वाले ज्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों को ऐड किया गया। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक में कुछ अन्य टॉपिक से लिए गए क्वेश्चनों को ऐड किया जाएगा पीवाईक्यू में, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ना सोचे कि वही क्वेश्चन आ रहा है, ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा पार्क है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था, 1989 में, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 2390.02 वर्ग किमी। दूसरा राजाजी है भाई, राजाजी का जो है क्षेत्रफल कितना है आपका 820। पहले इसकी स्थापना देख लो, दूसरे नंबर का राजाजी जो है ऑप्शन बी में जो है, ठीक है। तो जो राजाजी है हमारा, राजाजी की स्थापना हुई थी 1983 में। क्षेत्रफल है कितना इसका 820 वर्ग किलोमीटर। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, इसकी स्थापना हुई थी आपकी कब, 1982 में। क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर। गोविंद जो राष्ट्रीय पार्क है स्थापना हुई थी 1991 में, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 958 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये सबका मैंने बता दिया। अब दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा हो जाएगा गंगोत्री, फिर आपका गोविंद, फिर आपका राजाजी और नंदा देवी, अगर क्रम में भी लगाना होता है। अब देखिए गोविंद जो राष्ट्रीय पार्क है इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं।
गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य जो था, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, तो इसकी स्थापना तो हुई थी 1955 में, 1955 में। लेकिन जो गोविंद राष्ट्रीय पार्क था, मोस्टली किताबों में 1980 दिया है, जो कि गलत है। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, ठीक है। ऑफिशियल डेटा आपको मिलेगा जो हमारा हमने पढ़ा वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून का, उसकी वेबसाइट में आप जाएंगे तो ऑफिशियल डेटा मिलेगा। इसकी स्थापना का वर्ष है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए आपकी ये वेबसाइट है जो कि है आपकी किसकी, भारत का जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, वो भी देहरादून में स्थित है, ठीक है। मतलब जो हमारा वन्य जीव संस्थान, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, देखिए आपका, अ पार्ट ऑफ द अपर टोन्स वैली वाज नोटिफाइड एज अ सेंचुरी इन 1955 एंड गोविंद नेशनल पार्क वाज नोटिफाइड इन 1991, ठीक है। तो ये 1991 यहाँ पे दिया हुआ है। और ध्यान रखेंगे इस पार्क का हिस्सा किस में आता है, अपर टोन्स वैली में, टोन्स नदी की ऊपरी घाटी में, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है ये भी, ठीक है, कई बार एग्जाम में बना है क्वेश्चन। तो 1991 में गोविंद नेशनल पार्क और 1955 में गोविंद वन्यजीव विहार स्थापित हुआ था। ये ऑफिशियल डेटा है, प्रत्यावेदन में भी यही काम आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है देखिए, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस किस कुल का सदस्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो बुरांस वृक्ष है ना, ये किस कुल का आपका वृक्ष है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा, एरिकेसी, ठीक है। तो एरिकेसी कुल का ये वृक्ष है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एरिकेसी होता है वैसे, केसई, एरिकेसी कुल का ये वृक्ष है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, वानस्पतिक नाम इसका है रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, अर्बोरियम, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ध्यान रखेंगे। भारत में बुरांस की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो 87 प्रजातियां बुरांस फूल की पाई जाती है, ठीक है। ये उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, क्लियर। और बुरांस का जो फूल होता है, इससे आपका जूस बनता है जो कि हृदय रोगों में बहुत लाभकारी होता है। बुरांस को हमारा वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित किया गया, यानी कि इसके कटान पे रोक है, इसको काटा नहीं जा सकता। वन अधिनियम 1974 के तहत इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है, ठीक है। और ये एक सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है, सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है, ठीक है, यानी कि एवरग्रीन वृक्ष है ये, ध्यान रखेंगे, पत्ते हमेशा रहते हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है भी। तो जड़ी बूटी संस्थान जो है ये आपका चमोली में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जड़ी बूटी संस्थान जो है, उत्तराखंड सरकार ने जो भी हमारे राज्य में दुर्लभ जड़ी बूटी है या लुप्त प्राय होने वाली स्वदेशी औषधीय पौधे होते हैं, तो उन पौधों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए ये हर्बल संग्रहालय बनाया है एक हिसाब से, ठीक है। ये एक हर्बल म्यूजियम है एक हिसाब से, क्या है, हर्बल म्यूजियम, ठीक है, जड़ी बूटी संस्थान, जो कि आपका गोपेश्वर चमोली में, कहाँ पे है, गोपेश्वर, मेन प्लेस है गोपेश्वर चमोली में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, कभी किसी एग्जाम में अगर स्थापना पूछ लेता तो स्थापना भी याद रखना, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1989 में स्थापित हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। ये मैं पहले ही आपको कवर करा चुका हूँ। नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, तो 1988, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, 1988, ठीक है, 1988। और ऐसे हमने फूलों की घाटी भी देखा था, फूलों की घाटी का भी क्वेश्चन बनता है हमेशा कि फूलों की घाटी कब शामिल हुई थी, लास्ट PYQ में मैंने आपको बताया था, ठीक है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था, तो नीलगिरी था, ठीक है। भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी था, 1986। ये भी मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो आएंगे क्योंकि PYQ सीरीज है ना दोस्तों। PYQ सीरीज में अब ये भी याद नहीं रहता पिछले में कितने टाइप के क्या किए, क्वेश्चन लगातार टाइप करे जा रहे हैं जो भी पेपर हुए थे पुराने। अब उसमें कई बार क्या होगा कि कई क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। तो कोई नहीं, जो रिपीट होंगे तो उनका मैं एक्सप्लेनेशन कम करूंगा, मेरे को याद रहता है कि मैंने कौन सा पढ़ाया था आपको, तो जो हो चुका होगा उसको हम कम करेंगे एक्सप्लेन, और जो नहीं हुआ है तो उसको ज़्यादा करेंगे, बस ऐसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। बाकी आप बने रहिएगा, इस सीरीज को फॉलो करना, खासकर इसमें जो आपके हिंदी और GS वाली है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, यहीं पे इस सीरीज को आज समाप्त करेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें, और हमेशा की तरह आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ तो लगाएं, और अधिक से अधिक तो आप जितने लगा सकते हो वो तो बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।